नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज मैं आपको HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस जिसके केसेस हम आज न्यूज़ में देख रहे हैं, जैसे चाइना में वाइड स्प्रेड हो रहा है ये, है ना? रील्स में भी देख रहे हैं हम कि कैसे ये केसेस इसके फैल रहे हैं और इसको कोविड के साथ इसकी सिमिलैरिटी बताई जा रही है। ये HMPV कोई नया वायरस नहीं है सच। इसके केसेस पहले भी आए हुए थे। 2001 में नीदरलैंड में इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था। बट एज सच कोई उस टाइम कोई सीरियस इलनेस इस टाइम नहीं करी थी। वैसे उससे पहले भी इसके 50-60 साल पहले इसके वायरस के मिले थे। 1958 में भी कुछ केसेस मिले थे। बट एज सच कोई सीरियस इलनेस नहीं हुआ था। बट जो अभी चाइना से जो न्यूज़ेज आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम अब बात करेंगे। क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और किस पेशेंट में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस वायरस की वजह से। बेसिकली है क्या ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस? है एक वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस है तो सांस की दिक्कत करेगा। सांस की दिक्कत जैसे हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, जो सांस की नलियां हैं, उसमें जो म्यूकस बनता है, म्यूकस की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। म्यूकस की सिक्रेशन इंक्रीज होगी, एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पे, उसके भी रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देगा ये पहले से ज्यादा। मतलब इन्फ्लेमेशन टाइप होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस में दिक्कत होना, खांसी होना, ये सब सिम्टम आएंगे। इसके अलावा सिम्टम्स में जो आएंगे, कफ कंटिन्यू होगा, रनी नोज होगा, नाक बहेगी उसकी, फीवर आ सकता है पेशेंट को। तो और इसके साथ साथ पेशेंट को जो क्लासिकल सिम्टम होगा उसमें वीजिंग होगी। वीजिंग इन द सेंस कि जैसे विसल की आवाज आएगी, सिट्टी बजना, मतलब सांस लेगा तो सिट्टी बजने जैसी आवाज आएगी। डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप से चेक करेगा तो उसको वीजिंग साउंड आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वीजिंग साउंड आए तो हमें HMPV उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके आगे कई क्राइटेरिया हैं, क्या क्या टेस्ट हम कराएंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे HMPV को डिटेक्ट हम कर पाएंगे। वैसे इसके सिम्टम जो होते हैं वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही ये इन्फेक्ट करेगा यूजुअली, जो नॉर्मल पेशेंट है। बट इन केस कोई पेशेंट ओल्ड एज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, COPD का पहले से ही पेशेंट है, जैसे सांस की दिक्कत है जिसको पहले से ही, अस्थमा का पेशेंट है, तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसमें ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कर दे, जैसे निमोनिया वगैरह, या आगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर दे। अब जो पेशेंट हमारे पास आए, हम उसमें इस सिम्टम के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर लेंगे कि पेशेंट कैसा है, और मतलब सीवियर है, सिक है, और कैसा पेशेंट है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कब वायरस ने अपने शरीर में जिस दिन एंट्री करी थी उस दिन से लेके जिस दिन सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 7 या 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद 3 से 4 दिन तक इसके सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं। और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सच कोई सीरियस इलनेस नहीं करेगी। और विद इन 10 डेज ये जो डिजीज है, HMPV वायरस की वजह से जो डिजीज अगर हुआ इनकेस, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, ये ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें जो क्या क्या इसको मतलब ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें कोई ऐसा कोई इसकी वैक्सीन तो ऐसा अभी कोई बनी नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, फीवर का ट्रीटमेंट, एंटीपायरेटिक्स वगैरह, या फिर जैसे पैरासीटामोल वगैरह। कफ है तो कफ सप्रेसेंट देंगे, या फिर कफ को निकालेंगे, नेबुलाइजेशन वगैरह। इन केस पेशेंट कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या कोमोर्बिडिटी है पेशेंट को, कोई सांस की दिक्कत या पहले से ही है, अस्थमा वगैरह, उसमें एक्सर्जर्बेशन हो सकती है, उसको दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। तो उसमें अगर O2 कम आई तो O2 स्पोर्ट लगा सकते हैं हम। किसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह हुआ तो निमोनिया में हम एंटीबायोटिक्स वगैरह, मतलब हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को तब का ट्रीटमेंट है ये, एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत आई तो NIV सपोर्ट या आगे अलग ट्रीटमेंट होगा उसका। बट यूजुअली इसका सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट है। और जो इसका HMPV है, इससे हमें डरना क्यों है? और इसके कोविड के जितना कोविड के जैसा है या कोविड से ज़्यादा खतरनाक है ये भी वायरस, कोविड भी वायरस था। बट HMPV का जो स्प्रेड है वो बहुत कम है, मतलब ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा HMPV। कोविड में ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी, ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और HMPV में इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस और कोविड को, तो HMPV का जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस दोनों में करेगा, माइल्ड टू सीवियर। बट कोविड में ज़्यादा थी सीवियर, उसमें ज़्यादा निमोनिया हुआ था, पेशेंट को ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस वगैरह ज़्यादा हुई, और जिसके बाद पेशेंट की डेथ भी हुई। बट इसमें HMPV में कम होगा। ट्रांसमिशन यानी कि कैसे ये फैलता है, कोविड भी HMPV भी दोनों एक तरह से फैलते हैं।
जैसे किसी ने कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसने छींक मारी या खांस दिया वो, तो उस पेशेंट से जो उसके पास में है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके खांसी के या जो एरोसल्स हैं उससे, या जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसने कोई जैसे चीज़ यूज़ करी, तो अगर कोई नॉर्मल पेशेंट ने वो चीज़ यूज़ करी और उसको यूज़ में लिया, तो मतलब कॉन्टैक्ट से भी ये फैलता है। दोनों का ट्रांसमिशन सेम है और इसके बाद सिम्टम्स भी दोनों में सेम से आएंगे। मतलब एचएमपीवी में इनिशियल सिम्टम बहुत माइल्ड होंगे, जैसे कफ, रनी नोज या फीवर, और साथ में जो क्लासिकल होगा वो विजिंग होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कई कई केसेस में मिल सकती है। कोविड में भी सेम ही फीचर थे, कफ था, फीवर परसिस्टेंट था, रनी नोज थी, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, मतलब ब्रेथलेसनेस उसमें ज़्यादा थी थोड़ी एचएमपीवी के रिगार्डिंग। बट इनिशियल स्टेजेस में दोनों में सेम थे, अगर कोई सिक हुआ तो उसमें ज़्यादा दिक्कत थी। हाई रिस्क किसके लिए रहेगा, दोनों में सेम था। ये हमारा एचएमपीवी भी बच्चों को, जो ज़्यादा एक एज्ड हैं, एल्डरली को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको, कोमोर्बिडिड हैं उनको, जैसे कोई पहले से सीओपीडी का, अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादा दिक्कत देगा एचएमपीवी, क्योंकि म्यूकस की ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन हो रही है ना, तो उसमें अस्थमा के पेशेंट को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। और कोविड में भी सेम ही था, मतलब हाई रिस्क में बच्चे थे, एल्डरली थे, कोमोर्बिड थे, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। और ट्रीटमेंट, कोविड की वैक्सीन बनी गई थी, मतलब कुछ टाइम बाद बनी थी, बट था उसमें भी स्टार्टिंग में सपोर्टिव ही था। इसमें ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है अब तक, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 7 दिन तक है एचएमपीवी का। जो हमारा कोविड था उसका 7 से 14 दिन था, मतलब उसके सिम्टम्स आने में ही टाइम लग रहा था, तब तक डिटेक्ट करें, तब तक पेशेंट सीवियर हो जाता था इन केसेस में। मतलब कहने का ये मतलब ये है कि एचएमपीवी को अगर कोविड से हम कोरिलेट करें, तो कोविड ज़्यादा सीरियस था, एचएमपीवी में ऐसा इतनी ज़्यादा इलनेस नहीं होगी। एचएमपीवी को हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन नॉर्मल वही हैंड हाइजीन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क वेयरिंग करके, मतलब कंटामिनेटेड अगर कोई भी चीज़ है, वो हमें कोई लगे सस्पेक्टेड पेशेंट है, या कोई किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई चाइना से आ रहा है, हमारा रिश्तेदारी चाहे क्यों ना हो, तो उससे डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो हम प्रिवेंशन करेंगे, तो हमें मतलब इससे बचा जा सकता है। और हमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? डायग्नोसिस के लिए आरटीपीसीआर, जैसे हमें कोविड में करते थे आरटीपीसीआर, सेम इसमें भी वैसे ही आरटीपीसीआर होगा, क्योंकि वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का वायरस है ये। जब होस्ट सेल में जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, उसके सेल के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है, अपने आरएनए बनाता है। तो हम जब आरटीपीसीआर करते हैं, वो आगे मतलब डिटेक्ट कर लेगा आरटीपीसीआर से ही। मल्टीप्लेक्स पीसीआर भी होता है, जिसमें एक वायरल पैनल पूरा हम करते हैं, और जिससे हम एचएमपीवी का मतलब डिटेक्ट कर लेंगे उससे भी। ओवरव्यू जो है एचएमपीवी का, कि कितना इससे डरें, कितना इससे ना डरें, मेन तो इसमें प्रिवेंशन का ही है। ऐसा कोई सीरियस इलनेस नहीं करेगा, बच्चों को ज़्यादा बचा के रखना चाहिए हमें इसमें, क्योंकि जितने केसेस मिले हैं, जितनी स्टडी हुई है इसमें इससे पहले भी, बच्चों को ज़्यादा ये कैच करता है और बच्चों में ही ज़्यादा होता है ये। अगर हम थोड़ा प्रिवेंशन कर लें तो हमें इससे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सावन खोखर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।